हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र का परिभाषा प्रकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा लक्षण। जिन संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के गुप्त, अप्रकट तथा संदिग्ध अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त होता है उसे हम परिभाषा कहते हैं। ठीक है, यानी कि शास्त्र के ऐसे शब्द जो गुप्त हो, अप्रकट हो, यानी जिनका हमें अर्थ मालूम ना हो, उनका हमें क्या है, परिभाषा के द्वारा स्पष्ट, साफ साफ और निश्चित एक अर्थ प्राप्त होता है, उसे हम परिभाषा कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा ज्ञान की उपयोगिता क्या है? रसाचार्यों को प्रक्रियाओं को आरंभ करने से पहले रसशास्त्र की परिभाषाओं को अपने गुरुजनों से प्राप्त करना चाहिए, जिससे उन्हें रसशास्त्र के अर्थ ज्ञान में किसी भी प्रकार की क्या है, कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट आवाप। ठीक है, तो आवाप क्या है? किसी भी पिघलने वाली भंग आदि धातुओं को पहले पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव्य का प्रक्षेप डालने को आवाप या फिर प्रतिवाप कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमने किसी भी पिघलने वाली कोई भी धातु है उसे हमने अच्छे से पिघलाना है, फिर उसमें अन्य द्रव्य का प्रक्षेप। देखिए, प्रक्षेप द्रव्य क्या होते हैं? यह ऐसे द्रव्य हैं जो कि सहक्रिया कारक यानी कि सिनर्जिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, यानी द्रव की उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः स्वाद या फिर सुगंध इत्यादि बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रक्षेप द्रव्य जैसे हम उपयोग कर सकते हैं, मधु हो गया, गुड़ हो गया, तेल, घृत, त्रिकटु, है ना, कोई भस्मों के धातुओं के भस्म इत्यादि, इन सबको हम प्रक्षेप द्रव्य के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अब आप में किसी भी पिघलने वाली वंगादी धातु को पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव्य का क्या है, हम प्रक्षेप उसमें डालते हैं, उसे हम आवाप कहते हैं, और आवाप को हम प्रतिवाप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं निर्वाप। ठीक है, तो निर्वाप क्या हुआ? किसी भी लोहा, ताम्र, रजत आदि धातु को, ठीक है, अग्नि पे तपाकर जल, तक्र, क्वाथ, दूध आदि में बुझाने को निर्वाप या फिर निषेक या फिर संपन्न कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका, किसी भी हमने लोहा, ताम्र, रजत कोई भी धातु ले लिया, उसको हमने अग्नि में अच्छी तरीके से तपा के फिर हमने द्रव्य में यानी जैसे तक्र, क्वाथ, दूध आदि में उसको बुझा देना है, उसे हम निर्वाप कहते हैं। ठीक है, तो निर्वाप का पर्याय है निषेक और संपन्न। ठीक है, अब नेक्स्ट है डालन। तो रसकर्म विशारदों ने सोना, चांदी आदि धातु को पिघलाकर उसको किसी भी द्रव यानी दूध, तेल, घी, सोरस, क्वाथ, फांट में डाल देने को डालन कहा है। ठीक है, जो भी रसकर्म के हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि सोना, चांदी आदि धातु को पिघलाकर उसमें किसी भी द्रव यानी दूध, तेल, घी आदि को उसमें ढाल देने को डालन कहा है। ठीक है, तो डालन से डाल देना, डालना। ठीक है, आवाप में क्या था, किसी भी धातु को हम पहले पिघला देते हैं और उसमें पिघले हुए धातु में हम प्रक्षेप द्रव्य को डालते हैं, और रस डालन में क्या करते हैं, धातु को पिघलाकर उसे किसी और में यानी किसी द्रव में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डालन में हम डालते हैं और आवाप में पिघलाकर पिघले हुए जो धातु है उसमें हम प्रक्षेप द्रव्यों को डालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट भावना पे। भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, धातु आदि किसी भी औषध के चूर्ण को द्रव पदार्थ यानी जल, स्वरस, क्वाथ, फांट, दूध, तेल, घृत आदि के साथ खल्व में मर्दन करके सुखाने की क्रिया को भावना कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी धातु या फिर किसी भी औषध द्रव्य के हम उसको पहले चूर्ण करेंगे, फिर चूर्ण करने के पश्चात उस चूर्ण को हम द्रव पदार्थ की सहायता से, द्रव पदार्थ है जल, स्वरस, क्वाथ, फांट, दूध, तेल इत्यादि
के साथ हम खल्व यंत्र में उसे डालकर अच्छी तरीके से मर्दन करते हैं। ठीक है, मर्दन क्या है, भारत के एक संस्कारों में से आता है मर्दन करना। ठीक है, तो उसको मर्दन करके सुखाने की क्रिया को हम भावना कहते हैं। ठीक है, तो भावना क्यों दिया जाता है? भावना हम इसीलिए देते हैं ताकि जो द्रव्य है उसके गुणों में उसकी जो पोटेंसी हो वो बढ़ जाए। ठीक है, और उसके जो देखिए भावना और द्रव्य है हमारे, मान लीजिए जल, स्वरस, वाती, और जिसको हम भावना दे रहे हैं उसे हम भाव्य कहते हैं। ठीक है, तो भाव्य और भावना समझ गए। तो भावना देने से जो भाव्य पदार्थ है उसके जो बाहरी डिफेक्ट्स है वो भी दूर होते हैं। ठीक है, और साथ में जो भावना द्रव्य हम दे रहे हैं भाव्य को, उसके द्वारा उसकी पोटेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो धातु आदि किसी भी औषध के चूर्ण को द्रव पदार्थ में डालकर खल्व में डालकर उसे अच्छी तरह से मर्दन करके सुखाने की क्रिया को भावना कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट झारना। झारना क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विड और यंत्र आदि के सहयोग से पारद में दिया गया द्रुत लोहादि या फिर दूध सत्व का ग्रास अच्छी प्रकार से पच जाए। ठीक है, तो बिना पारद के वेट में कोई चेंज हुए जो द्रुत लोहादि और दूध सत्व है वो पारद में अच्छी तरह से क्या है, डाइजेस्ट हो जाए, पाचन हो जाए। झारना का अर्थ ही किससे बना है? पाचन टू डाइजेस्ट होना। ठीक है, तो जो भी हमारे द्रुत सत्व है, द्रुत लोहादि है, वो पारद में अच्छी प्रकार से पच जाए, उसके वेट में बिना कोई अंतर आए, उसे हम झारण संस्कार कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूर्छना। मूर्छना और मूर्छन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए मूर्छन जो है वो पारद का संस्कार है, और मूर्छना क्या है? जब पारद अपनी गुरुता एवं चंचलता को त्याग कर कजली के जैसा हो जाए, यानी उसे हम मूर्छना कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो गंधक या फिर गंधक के बिना ही उसमें पारद में व्याधि नाशक शक्ति को उत्पन्न करना ही हमारा मूर्छना कहलाता है। ठीक है, और मूर्छन क्या है? मूर्छन एक संस्कार है जिसमें हम पारद को क्या करते हैं, औषध द्रव्यों के साथ नष्ट बिष्ट करते तक घोटते हैं। तो पारद को नष्ट बिष्ट करने की प्रक्रिया ही मूर्छना कहलाती है। इससे जो है पारद के हमारे नैसर्गिक दोष, विष, वहनी और मल दूर होते हैं। ठीक है, तो मूर्छना और मूर्छन में कंफ्यूज नहीं होना है। मूर्छन हमारा पारद का संस्कार है और मूर्छना क्या है? पारद में व्याधिनाशक शक्ति को उत्पन्न करना मूर्छना कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट शोधन। शोधन क्या है? शुद्ध करना, है ना। किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर उसे हम मर्दन, स्वेदन, प्रक्षालन, निर्वाप, डालन, आवाप, भावना, वर्जन इत्यादि क्रियाओं के द्वारा जो हम शोधन करते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि हम उसे किसी भी द्रव्य के क्या है जो मल को है वो दूर कर सके विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे मर्दन, स्वेदन, प्रक्षालन इत्यादि। तो उसे हम क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं, यानी कि उसको शुद्ध करना। ठीक है, अब नेक्स्ट इज योर मारन। तो मारन क्या है? लौह धातु आदि द्रव्यों को वनस्पतियों के सोरस आदि से मर्दन करके अग्नि संयोग द्वारा भस्म करने की क्रिया को मारन कहते हैं। समझ लीजिए मारन क्यों किया जाता है? मुख्यतः भस्म बनाने की जो प्रक्रिया है मारन कहते हैं उसे। ठीक है, तो जो भी लौह धातु आदि द्रव्यों को हम वनस्पति के स्वरस इत्यादि से मर्दन करके फिर उसे अग्नि के संयोग से हम क्या है, अग्नि संयोग का तात्पर्य यहाँ पुट देने से है। ठीक है, इसका अध्ययन भी हम करेंगे, यानी उसको पहले औषध द्रव्यों के साथ भस्म को, ठीक है, धातु आदि द्रव्यों को पहले वनस्पतियों के स्वरस में हम अच्छे से मर्दन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम अग्नि संयोग यानी पुट में दे के हम भस्म का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मारन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अमृतीकरण। ठीक है, चलिए धातुओं आदि की भस्म करने के पश्चात भी उसमें शेष रहे हुए दोषों को दूर करने वाले संस्कार को अमृतीकरण कहते हैं।
ठीक है। जितनी भी धातुएं आदि हैं हमने भस्म बना दिया। भस्म बनाने की प्रक्रिया क्या है? मारन, है ना। मारन करने के पश्चात उसमें क्या है, कुछ दोष फिर भी शेष रह जाते हैं, तो वो शेष रहे हुए दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार हम करते हैं उसे हम अमृतीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अमृतीकरण से क्या होता है, गुणों की तो वृद्धि होती है परंतु वर्ण की जो है वो हानि हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लोहितीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लोहितीकरण। जब हम अमृतीकरण कर रहे हैं भस्म की तो उसमें गुण की वृद्धि हो गई और वर्ण की क्या है, हानि हो गई। तो उसी वर्ण की हानि को ठीक करने के लिए हम लोहितीकरण करते हैं ताकि उसमें वो रक्त वर्ण क्या है, लाल रंग जो है वो उत्पन्न कर सके, है ना। तो उसे हम लोहितीकरण कहते हैं। जैसे अभ्रक का भस्म का अमृतीकरण करने पर वो वर्ण काला हो जाता है, इसीलिए उसके वर्ण हानि को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहितीकरण करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके अगले भाग पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।